Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। GS365 के करंट सेगमेंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिपीट करने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दौर में कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम में अब करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस हम देख पाते हैं। हम जब कंपेयर करें कि हम थरली अगर हम पूरा स्टैटिक पार्ट कवर करें तो क्या होता है कि हम इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं और आउटपुट हमें कम मिलता है। वहीं हम करंट अफेयर्स को अगर मैं करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके पढ़ता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे इनपुट से ज़्यादा मुझे आउटपुट मिलता है, जहां मेरे एग्जाम के क्वेश्चंस ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी हाल फिलहाल में हुए एक एग्ज़ाम सिविल सर्विस की मैं बात कर रहा था, जहां पे हमने बहुत लेट शुरू करने के बाद भी 5 से 7 क्वेश्चंस हमारे रेंज जो थे वो डायरेक्ट क्लास से थे। ठीक, चाहे मैं बात करूं आर्टिफिशियल रेन वाला टॉपिक हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारी क्लास से डायरेक्ट आए थे। सो हम जो स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहे हैं वो है एग्जाम का ट्रेंड। सो जब हमें स्मार्ट तैयारी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करना। अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारे इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलता है और जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो बढ़ जाती है। राइट, सो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन करंट अफेयर्स का। राइट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। फर्स्ट न्यूज है हमारा कि नीति आयोग ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजन किया। ठीक है, न्यूज ये बनी थी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ये न्यूज किससे संबंधित थी। सो ये न्यूज थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 27 मई से 28 मई 2025 तक ये इवेंट हुआ। राइट, तो हम 2 पॉइंट देखे कि नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना और इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इकोसिस्टम के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना था। यह कब से कब तक चला था? तो 27 से 28 मई 2025 को चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट मैं आ रहा हूं, कहां पे हुआ है ये हुआ है लखनऊ में। कहां पे हुआ है? लखनऊ में। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि इवेंट कहां पे हुआ है तो ये इवेंट हुआ है लखनऊ में। लखनऊ कहां पे पड़ता है? लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, आप सभी को पता है ये पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं कि जो इवेंट हुआ है, जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का चेयरमैन या अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? तो 2 अध्यक्ष थे। एक तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर, दूसरा नीति आयोग का एक सदस्य, 2 इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता किसने की थी? राज्यपाल किसके? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे दूसरे? नीति आयोग के सदस्य। एक मिनट पूरे चला गया। नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि नीति आयोग के सदस्य का नाम क्या है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है।
तो उत्तर प्रदेश गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और वी के सारस्वत, ये थे। वी के सारस्वत जी थे, ये नीति आयोग के सदस्य के रूप में उपस्थित थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। दूसरा अध्यक्ष कौन थे? आनंदी बेन पटेल, जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर? ठीक है। तो हमने एक इवेंट के बारे में बात की जो 27 से 28 मई 2025 तक चला। राइट। अध्यक्षता किसने की? उत्तर प्रदेश के गवर्नर और नीति आयोग के एक सदस्य ने की थी। कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप सभी को ये पॉइंट पता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम थोड़ा जानेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? ठीक है। आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। तो कब लिया था? कब स्थापित हुआ है? 1 जनवरी 2015। क्या हुआ है? योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक है। जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक क्या होता है? जो केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की नीति, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की नीति के जो कारक होते हैं उन पर क्या करता है? परामर्श देता है, सलाह देता है। क्लियर पॉइंट? दूसरा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। राइट। अभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। यहां पे मैं स्टार मार्क करूंगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये हो गया आपका स्टार मार्क। ठीक है साहब? क्लियर? चलो, योजना आयोग के स्थान पर आई थी। ठीक है। डिटेल में समझाने का अभी समझाऊंगा ना डिटेल में कि योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या था। बट जब हम इकोनॉमिक वाला पार्ट कवर करेंगे तो डोंट वरी, ये सब आपको वहां बहुत डिटेल में बताया जाएगा, दोनों का डिफरेंस बताया जाएगा। ठीक है। किस एक्ट के माध्यम से, किस ऑर्डर के माध्यम से किया गया, बहुत सी चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इसके क्या कार्य होते हैं मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। बट जब हम इकोनॉमिक वाला सेक्शन कवर करेंगे देन हम बहुत ही बारीकी से नीति आयोग को जानेंगे और योजना आयोग को भी जानेंगे। अभी के लिए अब सिर्फ इतना ही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जो ये मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिक अगर लोकेशन की बात करता हूँ तो ये है माधव बाग में। ठीक है साहब। तो ये मंदिर है कहाँ पे? माधव बाग में। माधव बाग ये कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में है और मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में।
ठीक है। इस मंदिर की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे श्री वर जीवन दास और नरोत्तम भाई। तो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वर जीवन राम और नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास वन जीवन ठीक है। तो संस्थापक हो गए। मुंबई की 150 वर्षगांठ हुई, कहां पर रहा है? ठीक है। तो हमने न्यूज कवर करी। न्यूज क्या थी कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई। 150वीं वर्षगांठ थी, तो अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है। ठीक है। मेरी हर न्यूज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और वो लॉजिक कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं उठा के रख देता हूँ। ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के न्यूज स्लाइड में डाली जाती है। राइट। तो 150वीं वर्षगांठ थी, 150वीं है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन क्या है? माधव बाग है। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। स्थापित कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किन्होंने किया था? वन जीवन राव, और सॉरी हाँ वर जीवन दास जी और नरोत्तम दास जी ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर पॉइंट? ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। ठीक है। पहले समझते हैं बैठक जो मंत्रिमंडल समिति है उसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये स्टैटिक पार्ट है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। क्लियर पॉइंट? इस बैठक में क्या किया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज है। स्टैटिक पार्ट हो गया कि आर्थिक मामलों की समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन स्टैटिक पार्ट क्या हो गया? स्टैटिक पार्ट हमारा करंट पार्ट हमारा हो गया कि इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में एक नए राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई। तो आंध्र प्रदेश के एक नए राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है। इस परियोजना में क्या होगा? जो बाड़वेल है, एक लोकेशन है बाड़वेल आंध्र प्रदेश में और दूसरी लोकेशन है नेल्लोर। ठीक है। तो दो लोकेशन है बाड़वेल और एक लोकेशन है नेल्लोर। इस परियोजना के माध्यम से 4 लेन का गलियारा बना जाएगा इन दोनों के बीच। ठीक है। 4 लेन का गलियारा, 4 लेन का गलियारा बनाया जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर पॉइंट? क्लियर है। पहले हमने बात की सिंपल कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीएम साहब होते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की कि इस बैठक में क्या हुआ था। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के लिए एक नए राजमार्ग को मंजूरी दी गई। लोकेशन क्या थी? वे बाड़वेल से लेकर नेल्लोर तक। बाड़वेल से लेकर नेल्लोर तक। क्या फायदा होगा इस परियोजना से? इस परियोजना से जो कृष्णापट्टम बंदरगाह है हरियाणा उसका आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टम बंदरगाह तक सीधी पहुंच उपलब्ध होगी। सीधी पहुंच। ठीक है। तो जो कृष्णपट्टम बंदरगाह है उस तक सीधी पहुंच उपलब्ध हो जाएगी इस परियोजना के माध्यम से।
ठीक है, जब उपलब्ध हो जाएगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो यात्रा का समय है वो कम होगा। ठीक है, यात्रा का समय कम होगा, लिख सकते हैं यात्रा का समय, यात्रा का समय कम होगा। जब यात्रा का समय कम होगा तो वाहन परिचालन की जो लागत होती है वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जब वाहन लागत कम हो जाएगी तो वाहन यूज कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर। तो हमें जब एक सिंपल सी सीधी पहुंच एक बंदरगाह तक मिल रही है तो हमें ईंधन की खपत कम हो रही है, हमारे वाहन परिचालन लागत कम हो रही है, दूसरा कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। ठीक है, वही अगर रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से 20 लाख लोग 20 लाख प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे। ठीक है, वहीं 23 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब रोजगार के, अगर रोजगार के संदर्भ में हम बात करें, रोजगार के संदर्भ में इस परियोजना के महत्व को हम समझें तो 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और 23 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूं इस परियोजना के लिए तो आर्थिक विकास को इस परियोजना से बढ़ावा मिलेगा। ठीक, नंबर 2, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, और औद्योगिक गतिविधि बढ़ेंगी तो क्या होगा, वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आर्थिक वृद्धि को इस परियोजना के माध्यम से भी बढ़ावा मिलेगा। ये हमारा हो गया एनालिसिस। क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा कि सरकार ने ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना MISS संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए अनुमति सरकार ने दे दी है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से किसानों को KCC के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर अल्पकाल कृषि ऋण उपलब्ध होता है। यानी कि जो ब्याज सब्सिडी योजना है इससे क्या होता है कि इसमें KCC के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण मिलता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो इस परियोजना को सरकार ने लागू करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब पॉइंट आता है KCC क्या होता है। KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है साहब, किसान क्रेडिट कार्ड होता है KCC। इसे कब लाया गया था, इसे लाया गया था 1998 में लाया गया था। 1998 में इसे लाया गया था KCC को। क्यों लाया गया था, ताकि किसानों को आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध हो पाए। क्यों लाया गया था, ताकि किसानों को आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर। तो ये पॉइंट सिंपल सा था कि ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई थी। या केंद्रीय कैबिनेट ने 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना को जारी रखने के लिए क्या दे दिया, मंजूरी दे दी है। इससे सरकार के लिए 15,600 करोड़ रुपए का क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, अनुदान पड़ेगा। ठीक है साहब, क्लियर। चलो, आई होप कि न्यूज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा AFC। पहले तो ये AFC करो, इसे ये पूरा ये AFC है ना, AFC वुमेन एशिया कप की बात हो रही है। AFC वुमेन एशिया कप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वुमेन एशिया कप की बात हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि मियाओ लिजी को क्या बना दिया गया है,
मियाओ लिजी को राजदूत नियुक्त किया गया है एशिया कप के लिए। ठीक है, क्या बना दिया गया है? राजदूत बना दिया गया है एशिया कप के लिए। ठीक है, ये कौन है? ये चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है। कौन है? बास्केटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है चीन की। ठीक है, जो एशिया कप हो रहा है यह 31वां संस्करण हो रहा है। 31वां संस्करण हो रहा है। दूसरा, ये जो इवेंट है 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये इवेंट चलेगा। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ रहा है कि भाई मेरे इसकी लोकेशन क्या है? ये इवेंट होने वाला कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है शेंजन प्रोविंस में, चीन के में। तो चीन का शेंजन प्रोविंस, शेंजन चीन में ये होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूज के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कि एएफसी वुमेन एशिया कप के लिए मियाओ लिजी को राजदूत नियुक्त किया गया। क्या किया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है साहब, ये कौन है? ये चीन की एक बास्केटबॉल प्लेयर है। 31वां संस्करण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 13 से लेके 20 जुलाई तक ये इवेंट चलेगा। कहां पे हो रहा है? शेंजन, जो चीन का एक प्रोविंस है, वहां पे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? 25 मई। 25 मई कब मनाया जाएगा? 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित करने संबंधित इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, अब की बार जो इवेंट हुआ है, दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? थीम क्या है इस इवेंट की? थीम है एक साथ हम मजबूत। क्या है? एक साथ हम मजबूत। एक साथ हम मजबूत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे संबंधित कुछ और भी न्यूज बन सकता है, कुछ और बन सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन है कि फीफा विश्व फुटबॉल सप्ताह, फीफा विश्व फुटबॉल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? बताइए। ये मनाया जा रहा है 21 से लेकर 25 मई 2025 में। ठीक है साहब, 21 से लेकर 25 मई 2025 के को फीफा विश्व फुटबॉल सप्ताह घोषित किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या समझा? थीम के एक फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? एक साथ हम मजबूत। ये क्या है? ये थीम है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा था फीफा विश्व फुटबॉल सप्ताह कब, कौन सा डेट क्या है, मतलब कब मनाया जाता है? तो हमने बताया 21 मई से लेकर 25 मई तक फीफा फुटबॉल सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि LIC ने एक न्यू है, LIC ने एक न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म आपको पता चलेगी, लिखने की जरूरत है नहीं। तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि एक दिन में इन्होंने सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों का रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर? एक दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज। क्या बनाया है? रिकॉर्ड, वो आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा हम समझेंगे LIC के बारे में कि LIC क्या है। फुल फॉर्म आपको पता चल गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह है भारत की LIC, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है।
तो सबसे पहला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी। ठीक है साहब, सबसे सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके सीईओ और एमडी कौन है? इसके सीईओ और एमडी कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है साहब, ये नाम है जो कौन है, सीईओ और एमडी। नेक्स्ट एक सिंपल पॉइंट है कि एलआईसी को कब स्थापित किया गया था? तो एलआईसी को स्थापित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, कोई मुझे बता सकता है कि एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है? भारत। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया न्यूज भी और स्टैटिक पार्ट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही माइनर चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत हुई है। ठीक है साहब, शुरुआत हुई है, कहां पे हुई है? पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, राइट। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत हुई है। देखो आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरीके की ट्रेन होने वाली है। ये बाहर से है व्यू, देखो इस तरीके से पारदर्शी ग्लासेस लगाए गए हैं, पारदर्शी छत है इसकी, देखो छत भी पारदर्शी है, ऊपर से भी देख सकते हैं। ठीक है, व्यू, साथ में साइड में शीशे हैं, राइट। तो मैंने ये सिर्फ ये फोटो कटिंग इसलिए लगाया ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि जो जंगल सफारी है, विस्टाडोम जंगल ट्रेन स्टार्ट किया गया सफारी के लिए, उसका जो व्यू और एंजॉय किस तरीके का रहने वाला है। ये ट्रेन इस तरीके से चलेगी, देखो एक मिनट, देखो ये देखो ये ट्रेन देखो ऐसे जंगलों के बीच से निकलेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखो फिर यहाँ से इस तरीके से आप ऐसी सीटिंग है, ये पारदर्शी पार्ट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ग्लासेस लगाए गए हैं ताकि आपको जो प्रकृति है वो बिना हार्म किए आप देख सकें, उसका एंजॉय कर सकें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ कि न्यूज क्या कह रहा है और ये न्यूज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते आगे न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो ये विस्टाडोम जंगल सफारी स्टार्ट हुई है ये कौन से स्टेट में हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पॉइंट, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है ट्रेन सफारी। कहां से कहां तक है? ट्रेन सफारी की मैं बात करूं तो ट्रेन सफारी जो है वो किस स्टेट में आई है? यू उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। कहां पे प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में ट्रेन सफारी प्रारंभ की गई है पहली बार। ठीक है, तो लोकेशन क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा लोकेशन बहराइच से लेकर, कहां से? बहराइच से लेकर पीलीभीत तक। बहराइच से लेकर पीलीभीत तक इसे चलाया जाएगा। तो बहराइच में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वो है कतरनी याट। तो कतरनी याट है बहराइच में। वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां से प्रारंभ होगी ट्रेन और कहां तक जाएगी? पीलीभीत में। कौन सा है? पीलीभीत में कौन सा हमारा रिजर्व एरिया है?
तो वह है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, मैप में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये पीलीभीत है, दुधवा है और ये बहराइच है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट लोकेशन कौन सी है, कहां से कहां तक चलेगा, ये आपको दिख रहा होगा, पीलीभीत, दुधवा और बहराइच। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बहराइच में कौन सा नेशनल रिजर्व है, वो है कतरनिया घाट, सॉरी, तो ये है कतरनिया घाट। ठीक है, वही मैं पीलीभीत की बात करूं तो पीलीभीत में कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। अभी फिलहाल में ये है सैटरडे और संडे चली जाएगी। कौन सी? सैटरडे और संडे चली जाएगी, शनिवार और रविवार चलाई जा रही है फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट। तो अभी ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं कि सैटरडे और संडे के लिए अभी चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में जो विस्टाडोम कोच है, जैसे मैंने दिखाया था, विस्टाडोम कोच का प्रयोग किया गया है जिसमें कांच की खिड़की होगी और छत जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, यानी खिड़की भी कांच की रहेगी, पारदर्शी रहेगी। और वहीं अगर मैं छत की बात करता हूं तो छत भी पारदर्शी रहेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? तो ओवरऑल जब आप देख पा रहे होंगे कि यह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया तथा प्राकृतिक सौंदर्यता का को भी प्रदर्शित यहाँ पे किया जाएगा इस सफारी के माध्यम से। ठीक है, क्लियर? तो एक चीज और, अब आपको देख पा रहे होंगे, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो एग्जैक्ट लोकेशन ये रहेगी इसकी, पीलीभीत की। ऐसे हटा के दोबारा से बता रहा हूं मैं कि जो सफारी स्टार्ट हुई ट्रेन की, वो सफारी की एग्जैक्ट अगर बात करूं मैपिंग की तो पीलीभीत से किशनपुरा और बहराइच। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी इसमें आएगा। ठीक है, तो जो ये परियोजना कहेंगे, सफारी जो स्टार्ट हुआ है, ट्रेन सफारी जो स्टार्ट हुई है, वो 3 रिजर्व एरिया को कवर करता है। फर्स्ट दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत, कतरनिया घाट और थर्ड किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीनों को ये जोड़ती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि ट्रेन कुल 9 स्टेशन पर रुकेगी। 9 स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। ये ट्रेन के कितने स्टेशन है? 9 स्टेशन है। ठीक है, क्लियर? पॉइंट क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज से पहले ये हमारा है चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे और प्ले लिस्ट पर सारी वीडियोस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी चीज को लेकर। ठीक है, बिल्कुल सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे या फिर सर्च करेंगे यूट्यूब पर GS365, तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, वहां अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज है, एक क्लास में एक टॉपिक कवर किया गया है ताकि आपको ज़्यादा इधर ना घूमना पड़े और ज़्यादा क्लास सर्च ना करना पड़े, ताकि आपका टाइम बचा रहे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो न्यू वीडियोस हैं अभी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हमारी लगन सीरीज चल रही है। लगन सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड है वो लगन सीरीज को फॉलो करें ताकि उनके सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपेयर है वो होता है। और प्रैक्टिस सेट क्या होता है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देती है और आपका जो टाइम है एग्जाम में वो कम करती है प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है दिल्ली पुलिस के लिए भी। बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाके
वीडियो विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई धार भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम को क्या दिया, मॉडल को मंजूरी दे दी है। ठीक है साहब, यानी कि ये रहे हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट, इसके लिए क्या दे दी है, मंजूरी मिल गई है। किसने दी है, राजनाथ सिंह जी ने। कौन है ये, कौन है ये, तो ये है रक्षा मंत्री। ठीक है, तो जो हमारा हम जो बना रहे हैं फाइटर जेट का जो 5th जनरेशन है, उसको किस मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान। ठीक है साहब, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे AMCA। तो कहीं भी आपको एग्जाम में अगर ये नाम दिखाई दे रहा है कि AMCA किससे संबंधित है, तो किस संबंधित है, 5th जनरेशन फाइटर जेट से ये संबंधित है। कौन इसे क्या कर रहा है, किस एजेंसी को नेतृत्व मिला है इससे संबंधित, तो एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को नेतृत्व करने के लिए क्या मिला है, नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको सेवा देने का मौका मिला है। ठीक है, दूसरा अभी क्या होगा, बिड होगी। बिड में कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ओनली इंडियन कंपनी कैन पार्टिसिपेट, यानी केवल भारतीय कंपनी ही इस बोली में भाग ले सकती हैं। हालांकि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, दोनों ही प्रकार की कंपनियां इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यह है कि 2035 तक MCA जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको वितरित कर दिया जाए। तो 2035 तक वितरित करने का लक्ष्य है। वितरित करने का लक्ष्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, अल्जीरिया को ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक कौन सा है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नाम समझ लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है 2024 में। अल्जीरिया 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बना था। किसका सदस्य बना, ब्रिक्स का सदस्य बना था। ठीक है, और 2025 में ये बन गए हैं NDB के सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। ठीक है, तो NDB के अध्यक्ष कौन है, पहले तो बताओ। NDB के अध्यक्ष हैं दिल्मा रूसेफ, दिल्मा रूसेफ, सिंपल नाम है, ज्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इन्होंने इनका वेलकम किया है इनको सदस्यता देने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे NDB के बारे में कि NDB क्या है। नाम आप सबको पता चल चुका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई है इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में, 2015 में स्थापना हुई है। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे, तो हेडक्वार्टर है संघाई में। और संघाई कहां पड़ता है, संघाई पड़ता है चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और ठीक है, 2024 में सदस्य बना था, 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है। क्लियर है पॉइंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसको मैं थोड़ा सा एक बार हटा देता हूं, ये है, ये हमारा इसका कोई मतलब है नहीं।
ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए था लोगों ने। कॉपीराइट लगा देंगे भाई, और कुछ है नहीं, स्पेशल तो कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग कॉपीराइट लगा देंगे। ठीक है, इसलिए इसको हटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा छिपा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल सा था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं लगाता नहीं, यूज भी नहीं करता था भाई इसमें। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा विश्व ढोल दिवस। विश्व ढोल दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को विश्व ढोल दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना, ये वाला ढोल नहीं बजाने वाला, ये एक जंगली कुत्ता की तरह होता है जो कुत्ते जैसा दिखता है। इसे एशियाई वाइल्ड डॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियाई वाइल्ड डॉग भी कहते हैं। अगर मैं इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो वैज्ञानिक नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? वैज्ञानिक नाम क्यूआन अल्पाइनस। क्यूआन अल्पाइनस। क्यूआन अल्पाइनस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर मैं बात करूं इसके संरक्षण से संबंधित, तो आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में यह आता है लुप्तप्राय में। कौन सी में? लुप्तप्राय। ठीक है साहब, कौन सा मतलब? लुप्तप्राय। ठीक है जी बाबू जी, ये लुप्तप्राय में आता है। वहीं अगर मैं साइट्स की बात करूं, साइट्स में क्या था? परिशिष्ट सेकंड में इसे शामिल किया गया है। किसमें? परिशिष्ट सेकंड में। परिशिष्ट सेकंड में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और एक सुंदर सा फैक्ट बताने की कोशिश करूं तो यह 10 से 13 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि स्पेशल केसों में ये और ज्यादा भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ढोल, ढोल बोलते हैं या फिर वाइल्ड डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा फैक्ट की तरफ कि एक कभी हमने बात की साइट्स क्या होता है। साइट्स, साइट्स के बारे में आप समझिए कि साइट्स क्या होता है। तो साइट्स होता है वन्य जीव और वनस्पति से संबंधित संरक्षण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे संबंधित एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये क्या है? साइट्स का एक कन्वेंशन है। पहली बात, ये कन्वेंशन है किसी संबंधित, किससे संबंधित है ये कन्वेंशन? तो ये है वन्य जीव और वनस्पति दोनों से संबंधित है। एक मिनट, वन्य जीव एवं वनस्पति दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन्य जीव तथा व्यापार को विनियमन करना। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है वन्यजीव एवं वन्यजीव एवं व्यापार, बिजनेस, है ना? व्यापार को विनियमन करना, प्लस में उसकी निगरानी करना। क्या? उसकी निगरानी करना। दो चीज होगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ये था होगा हमारा साइट से संबंधित इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब मैं एक चीज और साथ में ऐड करूंगा, वो था हमारा एक और छोटी सी न्यूज थी जो मैं इसी पेज पे ऐड कर देता हूँ ताकि पीडीएफ ज्यादा बड़ी ना हो। वो थी हमारी कि अभी क्या हुआ है, एक योजना स्टार्ट की गई है, राहगीर योजना, जिसका हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी जिक्र किया है। राहगीर, सॉरी राहगीर नहीं, राहवीर, राहवीर है ये। राहवीर योजना,
राहगीर योजना क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम देखते हैं, चाहे हम बॉलीवुड की बात कर लें, चाहे हम समाज के रूप में देख सकते हैं कि जब कोई सड़क पे हादसा होता है तो सभी लोग उससे बचते हैं। उनको ये लगता है कि हमको पुलिस परेशान करेगी और हम इन चीज़ों में फंस जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने इसे जारी किया है। किस सरकार ने जारी किया है? सबसे पहले स्टार्ट किया गया एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश स्टेट में इसे जारी किया गया है। यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सड़क हादसा दुर्घटना हुई और क्या करेंगे कि कोई भी उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए, प्राथमिक सहायता प्रोवाइड कराए, तो उसे रिवॉर्ड के रूप में 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी न्यूज है कि रिवॉर्ड के रूप में 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा? 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है, जैसे कि हमेशा करते हैं हम, कि स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है बताएगा कोई? तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, वही मैं बात करूं कैपिटल क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही इजी है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अब वही मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ठीक है, तो सीएम की अगर बात करूं तो मोहन यादव, एंड वहीं गवर्नर की बात करूं मंगू भाई पटेल। थैंक यू। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। ठीक है, जब आपको एग्जाम देंगे तो वहाँ टॉपिक मिलेंगे तो आपको ट्रस्ट आएगा और तब आप थैंक यू जरूर बोलेंगे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बोल दे रहा हूँ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।